नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड जिला सीरीज में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं चंपावत जनपद के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो हमेशा की भांति यहाँ पे हमने मैप ला रखा है। ये चंपावत जनपद का यहाँ पे मैप है और इसी मैप के माध्यम से हम यहाँ पर आपको चंपावत जनपद के बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है चंपावत जनपद का मैप और यहाँ पे है आपका चंपावत, जो कि मुख्यालय है चंपावत जनपद का। यहाँ पे इसके अड़ोस पड़ोस में कौन कौन से जनपद है, कौन कौन से राज्य और किस किस देश से सीमा बनाता है, काफ़ी डिटेल्स में हमने इस मैप के माध्यम से बता रखा है। और जो भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे इस मैप में इंक्लूड कर रखे हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले चंपावत जनपद के इतिहास के बारे में। अब देखो, यहाँ पे चंपावत जनपद का जो मूल नाम है वो है चंपावती। अब चंपावती इसका नाम दो कारणों से है। एक तो यहाँ पे जो चंपावत है, यहाँ पे ये चंपावत चंपावती नदी के किनारे बसा हुआ था, तो इसलिए इसका नाम चंपावती है। और इतिहास में इसका नाम इसलिए चंपावती बताया जाता है कि यहाँ पे जब कुमाऊं में चंद्रवंश की स्थापना की थी सोमचंद ने। सोमचंद जो कि चंद्रवंश का संस्थापक था, और वो कहाँ से आया था? इलाहाबाद के झूसी नामक स्थान से आया था। और यहाँ पे उसने जब वो यहाँ पे आया था तो उसने यहाँ पे उस समय कत्यूरी शासकों का शासन हुआ करता था। और कत्यूरी शासक थे ब्रह्मदेव, जिनको अंतिम कत्यूरी शासक भी माना जाता है। तो ब्रह्मदेव की पुत्री थी चंपा। तो चंपा से सोमचंद ने यहाँ पे विवाह किया। और जब सोमचंद से चंपा ने विवाह किया तो उसने अपनी पत्नी के नाम से यानी चंपा के नाम से अपनी राजधानी बनाया चंपावत को। तो संस्थापक कौन था? सोमचंद। और सोमचंद ने अपनी पत्नी यानी चंपा के नाम से यहाँ पे चंपावती को अपनी राजधानी बनाया चंद्रवंश की। तो इसलिए चंपावत का नाम क्या था? मूल नाम चंपावती था। और अब देखो, यहाँ पे जो सोमचंद के आने की जो तिथि है, कई इतिहासकार अलग अलग मानते हैं। मैक्सिमम जो इतिहासकार है वो 953 मानते हैं। और कई यहाँ पे 12वीं सदी भी बताते हैं कि 12वीं सदी में आया था चंद्रवंश का सोमचंद। तो इसके बारे में काफ़ी अलग अलग राय है इतिहासकारों की। तो लगभग जो मैक्सिमम इतिहासकार मानते हैं वो 953 मानते हैं। और 953 से लेकर 1563 तक यही चंपावत क्या रहा? चंद्रवंश की राजधानी रहा। उसके बाद यहाँ पे भीष्मचंद्र ने राजधानी स्थानांतरित कहाँ की थी? अल्मोड़ा में की थी। तो हमने आपको अल्मोड़ा में जब जिला सीरीज के बारे में अल्मोड़ा जनपद के बारे में बताया था, तो वहाँ पे कैसे कैसे राजधानी स्थानांतरित हुई थी, काफ़ी डिटेल्स उसमें मैंने बता रखा है आपको। तो 1563 तक यहाँ पे कुल मिला के राजधानी रही चंद्रवंश की चंपावत में। अब इस चंपावत में सोमचंद ने यानी जो संस्थापक है चंद्रवंश का, जिसने चंपावत को राजधानी बनाया चंपावती के नाम से, यहाँ पे राजबुंगा किला का निर्माण भी किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजबुंगा किला जो कि कहाँ है? आपका चंपावत में है। तो राजबुंगा किले का निर्माण किसने कराया था? राजा सोमचंद ने कराया था, जो कि चंद्रवंश का संस्थापक था। अब यहाँ पे स्कंद पुराण में एक विवरण मिलता है चंपावत का कि चंपावत में एक कांतेश्वर यानी जिसको कानदेव के नाम से भी जाना जाता है, कांतेश्वर नामक पर्वत है, जिस पर भगवान विष्णु ने कूर्मा यानी कछपा अवतार लिया था। तो इसलिए कछपा अवतार यानी कूर्मा का अवतार लेने पर इस कांतेश्वर पर्वत में कूर्मा का अवतार भगवान विष्णु ने जब लिया, तो इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? कूर्मा से कूर्मांचल पड़ा और बाद में इसको कुमाऊं कहा गया। और इसी से चंपावत का जो प्राचीन नाम था उसको कुरमू कहा जाता है, कुमू कहा जाता है। चंपावत का जो पुराना नाम है उसको क्या कहा जाता है? प्राचीन नाम कुमू भी कहा जाता है। तो चंपावत में क्या है? आपका कांतेश्वर यानी कानदेव पर्वत है। और यहाँ पे भगवान विष्णु ने कूर्मांचल का अवतार लिया था, और इसीलिए चंपावत का प्राचीन नाम क्या है? कुमू भी है। एक तो चंपावती है और एक क्या है? उससे पहले का कुमू है। तो ये चीज़ें आपको नोट करनी है। उसके बाद चंपावत जिले की स्थापना कब की गई? 15 सितंबर 1997 में। 15 सितंबर 1997 में चंपावत एक ज़िले के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन उससे पहले क्या हो गया था? 1872 में चंपावत को तहसील का दर्जा दिया गया था। तो 1872 में बन गया था चंपावत तहसील, और 1997 में इसको क्या बनाया गया? एक जनपद के रूप में इसकी स्थापना की गई। अब आपको यहाँ पे चंपावत जनपद का इतिहास पता चल गया होगा। अब हम यहाँ पे चंपावत जनपद के भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये है आपका मैप यानी मानचित्र है चंपावत जनपद का। और सबसे पहले अगर क्षेत्रफल की बात की जाए चंपावत जनपद की, तो चंपावत जनपद का क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है उत्तराखंड राज्य का? तो वो है चंपावत
जनपद, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा है उत्तराखंड राज्य का, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो है आपका चंपावत, और इसका क्षेत्रफल भी आपको नोट करना है 1766 वर्ग किलोमीटर। अब इसके पूर्व में आता है नेपाल, ये देखो यहाँ पे मैप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, अच्छे से हमने यहाँ पे मैप बनाने की कोशिश की है। तो ये हो गया पूर्व में हो गया नेपाल, और इसके पश्चिम में कौन सा हो गया, पश्चिम हो गया नैनीताल। उत्तर में इसके आ जाते हैं पिथौरागढ़, ये आप देख सकते हो, और अल्मोड़ा। यहाँ से ना अल्मोड़ा, यहाँ से लेकर यहाँ तक अल्मोड़ा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पिथौरागढ़ है। तो उत्तर में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ नीचे तक नेपाल है, तो पूर्व में नेपाल, और दक्षिण में हो गया आपका उधम सिंह नगर, दक्षिण में ये हो गया इसका उधम सिंह नगर, और पश्चिम में हो गया नैनीताल से ये सीमा बनाता है। कुल मिलाकर अगर उत्तराखंड राज्य के जनपदों की बात की जाए तो चंपावत जनपद 4 जनपदों से सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं, ये आपके उधम सिंह नगर हो गया, नैनीताल हो गया दूसरा, तीसरा हो गया अल्मोड़ा, और चौथा हो गया यहाँ पे पिथौरागढ़। तो हो गए 4 जनपदों से चंपावत जनपद यहाँ पे सीमा बनाता है। और साथ ही साथ ये किस देश से सीमा बनाता है चंपावत जनपद, तो ये बनाता है नेपाल देश से ये सीमा बनाता है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक इसकी सीमा लगती है नेपाल देश से। अब हम यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है चंपावत जनपद से, नेशनल हाईवे 09। ये कहाँ से आता है, तो ये आपका उधम सिंह नगर जनपद में हमने इसी के बारे में चर्चा की थी। तो खटीमा से पहले उत्तर प्रदेश से होके हुए आता है, खटीमा पहुँचता है, और खटीमा से पहले ये रुद्रपुर भी आता है, ठीक है। रुद्रपुर से होते हुए खटीमा पहुँचता है, और उसके बाद टनकपुर होते हुए, चंपावत के टनकपुर से होते हुए चंपावत लोहाघाट, और आगे पहुँच जाएगा पिथौरागढ़। तो कुल मिला के आपको नोट करना है कि चंपावत जनपद से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, तो वो गुजरता है NH09, जो कि चंपावत के टनकपुर से होते हुए चंपावत और लोहाघाट से होते हुए पिथौरागढ़ पहुंच जाता है। तो ये मुख्य रूप से एक ही यहाँ पे नेशनल हाईवे गुजरता है चंपावत जनपद से। अब चंपावत जनपद के नदी सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे लधिया नदी, ये है आपकी लधिया नदी। अब लधिया नदी का उद्गम जो होता है वो अल्मोड़ा, और आपका जो नैनीताल, ये नैनीताल है, ये अल्मोड़ा है। अल्मोड़ा और नैनीताल और चंपावत का जो मिलन बिंदु है, यहाँ पे एक क्षेत्र आता है गजार। तो गजार से यहाँ पे उद्गम होता है आपका लधिया नदी का, और लधिया नदी जब आगे बढ़ती है तो ये पहुँच जाती है आपकी रीठा साहिब में। रीठा साहिब गुरुद्वारा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हो, ये गुरुद्वारा यहाँ पे रीठा साहिब। तो इस गुरुद्वारे में लधिया नदी से एक नदी संगम करती है जिसका नाम है रतिया नदी। और फिर रतिया नदी और लधिया नदी का संगम कहाँ पे होता है, रीठा साहिब गुरुद्वारा के पास होता है। तो यहाँ से फिर आगे बढ़ती है लधिया नदी, और चूका नामक, चंपावत के चूका नामक स्थान पर ये किससे संगम करती है, काली नदी से संगम करती है। तो कुल मिला के जो यहाँ पे लधिया नदी है वो सबसे अंतिम नदी है जो कि काली नदी से संगम कर रही है। तो लधिया नदी किसकी सहायक नदी है, ये आपकी काली नदी की सहायक नदी, ये आ रही है आपकी काली नदी। उसके बाद ये तो लधिया नदी हो गया जो कि चंपावत जनपद में बह रही है। चंपावत लधिया नदी की सहायक नदी कौन से है, रतिया नदी है, जो कि रीठा साहिब में लधिया नदी से संगम कर रही है। और उसके बाद लधिया नदी चंपावत के चूका नामक स्थान पर काली नदी से संगम करती है। उसके बाद यहाँ पे लोहाघाट में एक और अन्य नदी बहती है, लोहावती नदी। लोहावती नदी शुरुआत में ये 3 धाराओं से होकर निकलती है। माना जाता है कि एक धारा इसकी माउंट एवर्ट से निकलती है, और कुल मिला के ये 3 धाराओं से निकल रही है। अब यहाँ पे छोटी छोटी 3 धाराएं हैं, तो इनका एग्जैक्ट उद्गम कहाँ से हो रहा है ये तो पता नहीं चल पाता है। तो एक तो यहाँ से माउंट एवर्ट से इसका उद्गम होता है, और कुल मिला के लोहाघाट में इसकी तीनों धाराएं मिलकर फिर आगे लोहावती नदी के नाम से जानी जाती है। तो लोहावती, देखो लोहाघाट कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, क्योंकि लोहाघाट एक प्रसिद्ध स्थल है आपका चंपावत जनपद का। तो जो लोहाघाट है वो आपका लोहावती नदी के तट पर बसा हुआ है। आपको मुख्य शहर भी याद रखना है कि कौन शहर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, इसलिए हम काफ़ी डिटेल्स यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं हर वीडियो में। तो लोहाघाट यहाँ पे लोहावती नदी के तट पर बसा हुआ है। फिर लोहावती नदी यहाँ से आगे बढ़ती है, और मटियानी नामक स्थान पर ये काली नदी से संगम करती है। तो लोहावती नदी भी जो कि चंपावत में काली नदी से संगम कर रही है, ये भी एक सहायक नदी है काली नदी की। उसके बाद यहाँ पे एक और अन्य नदी है सरयू नदी। सरयू नदी के बारे में आपको हम बागेश्वर जनपद के बारे में, जब बागेश्वर जनपद के बारे में बताया था, वहाँ पे भी आपको सरयू नदी के बारे में बता रखा है। तो सरयू नदी का उद्गम वैसे बागेश्वर जनपद के सरमूल नामक स्थान से होता है। उसके बाद ये जो बागेश्वर से होते हुए फिर अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ की सीमा बनाते हुए सरयू नदी आगे बढ़ती है,
और फिर पहुंच जाती है चंपावत की सीमा पर, और फिर ये आगे बढ़ती है चंपावत और पिथौरागढ़ की सीमा बनाते हुए। तो ये आ रही है सरयू नदी। अब देखो सरयू नदी की सहायक नदी है रामगंगा नदी। रामगंगा जो नदी है वो रामेश्वर तीर्थ में, जो कि ये कहाँ आता है, पिथौरागढ़ में आता है, लेकिन ये काफ़ी नज़दीक है चंपावत के भी। लेकिन आपको ध्यान रखना, जो रामेश्वर तीर्थ ये आपका पिथौरागढ़ में आता है, और ये मतलब कुल मिला के सीमा पर पड़ता है चंपावत के भी और पिथौरागढ़ के भी। तो यहाँ पे रामेश्वर तीर्थ में रामगंगा सरयू नदी से संगम करती है, फिर ये आगे बढ़ती है और सरयू नदी पंचेश्वर नामक स्थान पर, पंचेश्वर कहाँ पे, चंपावत, पिथौरागढ़ और नेपाल की सीमा पर बसा हुआ है, लेकिन ये वैसे ये चंपावत में आता है। तो चंपावत के पंचेश्वर नामक स्थान पर यहाँ पे सरयू नदी किससे संगम कर रही है, काली नदी से संगम कर रही है, और उसके बाद काली नदी आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे सरयू नदी भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं काली नदी की। मुख्य नदी यहाँ पे काली नदी ही बह रही है। अन्य जो अभी तक नदियाँ बताई है, चाहे वो सरयू नदी हो गया, चाहे वो लोहावती नदी हो गया, चाहे वो लधिया नदी हो गया, वो किसकी सहायक नदी है, काली नदी की सहायक नदी है। तो काली नदी ऊपर से आती है, पिथौरागढ़ के ऊपर से आपकी लिहुलेख दर्रे के निकट से, काला पानी के निकट से आती है, और उसके बाद ये पिथौरागढ़ और नेपाल की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ती है, और कहाँ पहुँच जाती है, चंपावत पहुँच जाती है। फिर भी काली नदी आगे बढ़ती है और ये फिर सीमा बनाती है किसकी, चंपावत की और नेपाल की। तो बिल्कुल ये बिल्कुल सीमा से होते हुए आगे बढ़ रही है। तो मटियानी में लोहावती नदी से मिल गई, उसके बाद चूका, चंपावत के चूका नामक स्थान पर ये लधिया नदी से मिल गई, और उसके बाद काली नदी फिर से आगे बढ़ रही है और कहाँ पहुँच जाती है आपकी, ये पहुँच जाती है टनकपुर बैराज। यहाँ पे काली नदी पे कौन सी बैराज है, यानी कौन सी परियोजना है, तो टनकपुर परियोजना। चंपावत में काली नदी पे कौन सी परियोजना है, तो ये आपकी टनकपुर परियोजना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल चंपावत में आ जाती है, यहाँ पे आप सीमा नहीं बना रही है, यहाँ पे बिल्कुल ही अंदर आ गई है चंपावत जनपद की सीमा पर। तो यहाँ पर टनकपुर परियोजना है। और देखो यहाँ से अब इसको शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ऊपर तो इसको काली नदी के नाम से जाना जा रहा था, लेकिन जैसे ही ये टनकपुर परियोजना पे पहुंच जाती है, वैसे इसको शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है कि टनकपुर परियोजना कौन सी नदी पर है, तो वहाँ पे काली नदी ऑप्शन में नहीं देता है, बल्कि कौन सी नदी ऑप्शन में दे देता है, शारदा नदी ऑप्शन में दे देता है। तो तब आपको राइट आंसर क्या करना है, शारदा नदी ही राइट आंसर करना है। तो टनकपुर परियोजना से आगे इसको शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद ये बनबसा बैराज पे पहुंच जाती है। बनबसा बैराज भी कहाँ है आपका, ये भी आपका चंपावत जनपद में है। तो बनबसा बैराज से दो नहरें निकलती है। एक तो यहाँ से शारदा नहर निकलती है, जो कि यहाँ कहाँ जाती है, उधम सिंह नगर से होते हुए उत्तर प्रदेश पहुँच जाती है। और बनबसा बैराज से जो दूसरी नदी निकलती है, यानी दूसरी नहर, वो महाकाली नदी के नाम से जानी जाती है। बिल्कुल नदी है जो कि नेपाल की ओर निकल जाती है। तो बनबसा बैराज से शारदा नदी यानी काली नदी से दो नदियाँ या दो नहरें निकलती है। मतलब एक तो नहर निकलती है, ये तो शारदा नहर है, और एक तो नदी है खैर, जो कि महाकाली नदी के नाम से जानी जाती है आगे, और ये कहाँ पहुँच जाती है, नेपाल पहुँच जाती है। तो कुल मिला के अब आपको नदी सिस्टम पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। चंपावत जनपद का कौन कौन सी यहाँ पे नदियाँ बह रही हैं, कौन कौन सी किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो मैप के माध्यम से काफ़ी अच्छे से हमने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे परियोजनाओं की यानी जल विद्युत परियोजनाएं कौन कौन सी है चंपावत जनपद में, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एक तो टनकपुर बांध परियोजना हो गया, बनबसा बैराज भी आपका यहाँ पे हो गया, कहाँ पे, चंपावत जनपद में, और एक है यहाँ पे पंचेश्वर बांध परियोजना। तो ये परियोजनाएं आपको नोट करनी है, ये कहाँ है, आपकी चंपावत जनपद में है। वैसे परियोजनाओं पर यानी जल विद्युत परियोजनाओं पर एक स्पेशल वीडियो बना रखी है हमने, तो आप सर्च कर सकते हो उत्तराखंड जल विद्युत परियोजनाएं बाय जरधारी क्लासेस, तो आ जाएगी वहाँ पे यूट्यूब में या प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। तो पूरे उत्तराखंड राज्य में जितनी भी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उस वीडियो में आपको सारी की सारी एक साथ देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे प्रमुख जो ताल और झीलें हैं चंपावत जनपद में, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो एक तो है यहाँ पे श्याम ताल। श्याम ताल कहाँ है आपका, ये भी आपका चंपावत जनपद में है। और जो ये श्याम ताल है आपका चंपावत जनपद में, इसके किनारे क्या है आपका, स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। तो ये एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, और कई बार बन भी चुका है कि स्वामी विवेकानंद आश्रम कौन से ताल के निकट स्थित है, तो ये है आपका श्याम ताल के निकट, जो कि चंपावत जनपद में स्थित है। और दूसरा जो ताल है यहाँ पर झिलमिल ताल, जो कि टनकपुर से लगभग 5 किलोमीटर दूर है झिलमिल ताल। ये वैसे बिल्कुल सीमा पर है, ये नेपाल और चंपावत की बिल्कुल सीमा पर स्थित है आपका झिलमिल ताल। तो झिलमिल ताल और श्याम ताल आपका कहाँ है, चंपावत जनपद में है। तो दोस्तों
आज का जो पार्ट 1 था चंपावत जनपद का, इसमें हमने इतिहास के बारे में, चंपावत जनपद के भौगोलिक स्थिति के बारे में, राष्ट्रीय राजमार्ग, नदी सिस्टम, प्रमुख परियोजनाएं और प्रमुख ताल और झीलें आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। तो आशा करते हैं आपको मैप के माध्यम से अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैप आपको कैसा लगा और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। पार्ट 2 इसका यानी जो अंतिम पार्ट आएगा उसमें इसके प्रमुख स्थलों के बारे में, प्रमुख मंदिरों के बारे में और प्रशासनिक ढांचे के बारे में और जो भी अदर टॉपिक होंगे उनके बारे में पूरी चर्चा की जाएगी। तो उसके बाद चंपावत जनपद यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इसके MCQ प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे। और नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज में जो जिला आएगा वो आएगा नैनीताल जनपद और उसके बाद लास्ट में पिथौरागढ़ जनपद, और वैसे ही हमारा उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सीरीज यानी जिला सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो सिर्फ 2 जनपद बचे हुए हैं अब इस जिला सीरीज में। तो आशा कर दोस्तों आपको इस सीरीज पसंद आ रही होगी। सीरीज आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।